हम बहुत गरीब लोग थे। भगवान ने हमें एक साथ 7 बच्चों का माँ बाप बनाया था। मैं जब घर आता मेरी पत्नी मुझे 1000 रुपये देती, पर मैं देखता कि मेरी बीवी के जिस्म पर जगह जगह जख्म लगे होते। एक दिन मैं घर में ही छुप गया, ये देख सकूं कि मेरी बीवी सारा दिन क्या करती है। मैं हैरान रह गया कि मेरी बीवी तो रोज़ाना 4 मेरा नाम मानी था। हम गांव में रहने वाले सीधे साधे लोग थे। मैं एक लड़की से मोहब्बत करता था, उसका नाम अंकुशा था। एक गरीब घर से ताल्लुक़ रखती थी। हम भी बहुत अमीर नहीं, पर हमारे पास थोड़ी ज़मीनें थीं। हम 3 भाई थे और मैं सबसे छोटा था। मेरे दोनों भाई की शादी को 2 से 4 साल गुजर चुके थे और दोनों भाइयों की औलाद नहीं थी। मेरी माँ का हुक्म ही चलता था घर पर। वह पोते की शक्ल देखने के लिए बेचैन थी, पर उसकी ख्वाहिश पूरी नहीं हो रही थी। वह मेरी दोनों भाइयों की बीवियों को खूब बातें सुनाती थी, उनका जीना हराम कर रखी थी। मेरी माँ कहती थी कि ये हम लोगों का ख़ानदानी मसला है, लेकिन फिर भी वह अपना गुस्सा हमारे घर की बहुओं पर ही निकालती थी। अपनी दोनों बहुओं को बहुत कुछ सुनाती थी। दोनों बड़ी बहुएं बड़े ख़ानदान से थी, लेकिन मैंने एक गरीब घर की बेटी को पसंद करके लाया था। मैंने हिम्मत करके अपनी माँ से अंकुशा और आपके बारे में बात की। मेरी माँ बहुत गुस्सा हुई और कहने लगी कि कोई ज़रूरत नहीं है उससे शादी करने की, लेकिन मैं जानता था कि मेरी माँ की दुखती रग क्या है। मैंने कहा कि मैंने जिस लड़की को पसंद किया है उसके ख़ानदान में सिर्फ बेटे पैदा होते हैं, और वह भी शादी के पहले ही साल। अंकुशा के अपने भी 5 भाई थे और वह इकलौती बहन थी। मेरी माँ को मैंने किसी तरह अपनी बातों में लगाया और अंकुशा से शादी कर ली और मेरे घर आ गई। मैं उनसे मोहब्बत करता था, लेकिन हमारे साथ भी वही हुआ जो मेरे भाइयों के साथ हो रहा था। शादी के 2 साल बाद तक कोई औलाद नहीं हुई। अब मेरी माँ ने अंकुशा को भी तंग करना शुरू कर दिया और अंकुशा को तो ज़्यादा बातें सुनाया करती थी, क्योंकि मैं उसे अपनी मर्ज़ी से पसंद करके लाया था। वह दिन भर मेरी माँ की बातें सुनती रोती रहती, तो मुझे उसका दुख देखा नहीं जाता था। एक दिन मैंने अपनी माँ से बात करने का सोचा और मेरी माँ इतना गुस्सा हो गई कि मुझे घर से निकल जाने को कह दिया। मैं भी बहुत गुस्से में आ गया और कह दिया कि ठीक है, हम उस घर से चले जाएंगे। मैं अंकुशा को लेकर घर से निकल तो गया, पर हमारे पास कुछ भी नहीं था। ना हमारे पास घर का कोई सामान था, ना ही किचन का सामान। बस कुछ पैसे मैंने अपने दोस्तों से मदद मांगी, उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। गांव में बहुत दूर सुनसान इलाके में एक घर था जिसका मालिक कई सालों से गांव नहीं आया था। मेरे दोस्तों ने मेरे लिए उस घर का ताला तोड़ दिया और कहा कि जब तक उस घर का मालिक नहीं आता तुम लोग यहीं रहो, फिर बाद में कोई इंतज़ाम कर लेंगे। उस घर में कुछ सामान भी मौजूद था। अंकुशा ने घर साफ़ किया और मुझे मेरे दोस्तों ने मजदूरी का काम बताया। मैं ये काम करने को राज़ी हो गया। जब से हम उस घर में आए थे अंकुशा खामोश थी, पर बोलती तो सिर्फ इतना कि आप परेशान नहीं हो, मैं आपके साथ हूँ, सब ठीक हो जाएगा। मुझे इस बात की खुशी थी कि मेरी पत्नी मेरे साथ है। मेरी पत्नी ने उस घर में से चीज़ें जमा करके उस मकान को घर जैसा बना लिया था। 1 महीने बाद हमें खुशखबरी मिली कि मेरी पत्नी उम्मीद से है। हम बहुत खुश हुए और 7 माह के प्रेगनेंसी में डॉक्टर ने बताया कि मेरी पत्नी के पेट में एक साथ 7 बच्चों की पैदाइश होनी है। इस बात से हम थोड़े परेशान हो गए कि सब ठीक हो जाए। गांव की सारी सरकारी अस्पताल की डॉक्टर साहिबा बहुत अच्छी औरत थी, उन्होंने हमारी बहुत मदद की और भगवान ने हमें एक साथ 7 बेटों से हमारा घर भर दिया। हम दोनों बहुत खुश थे, पर दिल में 1000 फिक्रें थीं। एक साथ इतने सारे बच्चों का खर्चा कैसे पूरा करेंगे। मेरी नौकरी से जो मुझे मिलता था वह बहुत कम थे। फिर से दोस्त काम आए, पर वह भी कब तक करते, किस तरह गिरते पड़ते। 3 महीने का वक्त निकल गया। अंकुशा की तबीयत अब अच्छी होने लगी थी, पर अब हमारे बुरे दिन शुरू हो गए थे। घर में खाने को कुछ ना होता। एक दिन मेरी माँ दोनों भाइयों को और उनकी पत्नियों को लेकर हमारे घर अचानक आ गई। मैंने अचानक
उन सबको देखकर हैरान रह गया। मेरी माँ ने मेरे बच्चों को प्यार किया, उनके लिए कपड़े, दूध, खिलौने, अंकुशा के लिए कपड़े और हमारे लिए खाना भी बनाकर लाई थी। हमने बहुत अरसे बाद भरपेट खाना खाया था। बच्चों ने भी दूध पिया और सब उनसे प्यार करने लगे। मैं खुश था कि चलो बुरे वक्त में अपने ही काम आते हैं। पर फिर मेरी माँ ने एक अजीब बात कह डाली, अब तुम दोनों वापस घर जाओ। मेरा तो दिल फटा जा रहा था। तुम लोगों को इस खंडर में रहते हुए देखकर अपने घर आ जाओ, वहाँ सुकून से रहो। बस अब तुम लोगों को अपने लिए वहाँ एक और कमरा बनाना होगा, जगह कम है ना। और एक काम यह भी करना होगा कि अपने दोनों बेटों को, अपने दोनों भाइयों को लिख कर दे दो। 3 बेटे खुद रख ले, वैसे भी अकेले 7 बच्चों को कैसे पालेगा। इस तरह सबको औलाद मिल जाएगी। मैं और अंकुशा दोनों हैरान रह गए। मम्मी, यूँ भी तो बच्चे हम सब के ही हैं, चाचा जैसा और चाची माँ जैसी ही होती है। मैंने बात संभालने की कोशिश की। नहीं, ऐसे नहीं कह रही हूँ, बाकायदा लिख कर देना होगा। मेरी मम्मी ने तो अपना फैसला ही सुना दिया, जैसे वो यहाँ सिर्फ इसीलिए आई थी। मैं भी हैरान हो गया। अंकुशा ने उनकी लाई हुई चीज़ें उनके सामने रखी और कहा कि मैं 9 महीने जो तकलीफ़ काटी हूँ उसका 1 घंटा में आप नहीं गुजार सकते। जब मैं तकलीफ़ में थी तब आप लोग क्यों नहीं आए मेरी मदद करने? अब अपने मतलब को आ गए। मैं अपनी औलाद किसी को नहीं दूंगी। औलाद कोई बांटने की चीज़ नहीं होती है। चले जाएं यहाँ से, हम जिस हाल में हैं रह लेंगे। यहाँ ये हमारा मसला है, आपका नहीं। सच कहूँ तो अंकुशा ने मेरे दिल की बात कह दी। मेरी माँ ने हमें फिर से बुरा भला कहना शुरू कर दिया, बल्कि इस बार तो बाकायदा बद्दुआएं दी कि कभी सुकून से नहीं रहोगे, और वह लोग वहाँ से चले गए। उनके जाने के बाद मैं और अंकुशा बहुत परेशान थे, क्योंकि सच तो यही था कि 7 बच्चों का खर्चा उठाया नहीं जा रहा था। लेकिन वह बात मेरे दिमाग में हरगिज़ नहीं आ रही थी जो मेरी माँ करके गई थी। मैं अपनी औलाद किसको नहीं दे सकता था। मैंने अंकुशा को यकीन दिलाया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं और मेहनत करूँगा। उसने भी कहा कि मैं भी गांव में कोई काम तलाश करूँगी, कोई ऐसा काम जो घर बैठे कर सकें, चाहे वो किसी के जूते ही क्यों ना बनाने पड़े। अगले दिन अंकुशा आते समय मुझे कुछ बीज मंगवाए और कहा कि घर के सामने जो थोड़ी ज़मीन पड़ी है उनमें उगा दूंगी सब्जियां, ताकि घर में हर वक्त खाने को कुछ ना कुछ तो मौजूद हो। अंकुशा सब्जियां उगाने के लिए ज़मीन साफ़ कर रही थी तो उसने मिट्टी में दबा हुआ एक मटका मिला। उसने उसे बाहर निकाला, उसको धोया और उसमें पानी डालकर रख दिया। वैसे भी उस घर में बर्तनों की कमी थी और पानी डालने के लिए इतना बड़ा बर्तन मिल जाए एक बहुत अच्छी बात थी। 2-4 दिन ही गुजरे थे कि मैंने अपने घर में नई नई चीज़ें देखना शुरू कर दी। मैंने अंकुशा से कहा कि उन चीज़ों को खरीदने के पैसे कहाँ से आते हैं, तो उसने कहा कि मैंने गांव की औरतों के कपड़े सीने शुरू कर दिया है और मशीनें भी मुझे एक औरत ने हमदर्दी के तौर पर दी है। एक दिन अंकुशा बैठने लगी तो उसने मुंह से आह करके आवाज़ निकल गई। मैंने कहा कि क्या बात है अंकुशा, तुम्हें दर्द है? तो कहने लगी कि हाँ, मेरी टांगों में थोड़ा दर्द है। जबकि मैंने देखा कि उसकी टांग पर एक जख्म लगा हुआ था। अंकुशा के पास हमेशा पैसे होते थे और पैसों से हमारे बच्चों के लिए चीज़ें खरीदा करती थी, लेकिन साथ ही ये भी देख रहा था कि वह रोज़ ही बीमार होती है। रोज़ उसके जिस्म पर कोई ना कोई जख्म लगा होता है, जैसे वह मुझसे छुपा रही होती है। साथ में ये भी जानता था कि हम जिस घर में रहते थे वह गांव से बहुत दूर था और उसके बारे में मशहूर था कि यहाँ कोई नहीं रहता। तो फिर उस गांव से इतनी दूर औरतें उसके पास कपड़े सिलवाने कैसे आ सकती थीं? घर में तो कोई मशीन भी नज़र नहीं आ रहे थे, लेकिन वह मुझे झूठ क्यों बोल रही थी? एक दिन मैं काम से घर वापस आया तो मैंने अंकुशा को ज़मीन पर पड़े देखा। वो बेहोश हो गई थी, उसकी हालत बहुत बुरी थी। मैंने उसे जगाया, उसके मुंह पर पानी के छिट्टे मारे और पूछा कि तुम्हें क्या हुआ है? तो वह कहने लगी कि मैं सीढ़ियों से गिर गई थी,
मैंने उसे उठाकर बिस्तर पर लिटाया और मेरे दिमाग में एक ख्याल बिजली की तरह आया। मैंने उसे कहा कि अंकुशा, उस घर में तो सीढ़ियाँ नहीं है। उसने मुझे हैरान होकर देखा और ये कहकर सो गई कि मुझे बहुत नींद आ रही है। मुझे अंकुशा पर शक हो गया था। क्या अगर गरीबी से और गुर्बत से तंग आकर किसी गलत काम में तो नहीं पड़ गई। एक दिन मैंने उसे कहा कि मैं काम पर जा रहा हूँ, लेकिन मैं घर में ही छुप गया। अंकुशा इस बात से बेखबर थी कि मैं घर में ही हूँ, छुपा हुआ हूँ। मैं उस पर नज़र रख रहा था। उसने हमारे बच्चे को खाना खिलाया, उनके कपड़े बदले और उन सबको सुलाकर अपने काम में लग गई। फिर मैंने उसे एक निहायत ही अजीब हरकत करते हुए देखा। मैंने देखा कि उसने उस मटके को अपने सामने रखा और अपने एक हाथ में छुरी लिए उसे मटके के सामने बैठ गई। अंकुशा मटके के सामने बैठकर सब्जी काट रही थी कि सब्जी काटते हुए अचानक उसकी उंगली कट गई। उसे बहुत दर्द हो रहा था। काम करते हुए अक्सर औरतों के साथ ऐसा होता है, कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन उसके बाद जो हुआ वह देखकर मैं हैरान रह गया। मैंने देखा कि अंकुशा एक छोटे टेबल के ऊपर चढ़ी, जिस पानी का घड़ा रखने के लिए बनाया गया था, और उसने वहां से छलांग मार दी। फिर ज़मीन पर गिरी। उसके पैर में भी चोट लगी और कँखनियों पर भी। वह दर्द से कराहने लगी और कुछ देर ज़मीन पर पड़ी रही। फिर बहुत मुश्किल से उठी, जाकर मटके में हाथ डाला तो उसके हाथ में कुछ नोट आ गए। मैंने हैरान और परेशान रह गया और फ़ौरन उसके सामने आ गया। वह मुझे देखकर बुरी तरह डर गई। मैं भी उसे देखकर बहुत हैरान था। मैंने उसे कहा कि मैं सब देख चुका हूँ, ये तुमने अभी जो भी किया। उसने फ़ौरन जाकर घर के अंदर बंद कर दिया, घर के दरवाजे बंद कर दिए और मुझे चुप रहने को कहा। उसने मुझे एक तरफ बिठाया और बताया कि मुझे ये एक मटका बाहर ज़मीन से मिला था। मुझे लगा ये एक आम मटका है, इसके लिए मैंने उसमें पानी डालकर रख दिया। लेकिन एक दिन में उस मटके में से कुछ नोट उड़ के बाहर गिर गए। मैंने हैरान परेशान रह गई। फिर मैंने अपना हाथ दीवार पर मारा। उस मटके में से कुछ और नोट बाहर निकले हैं। मैं उसके सामने खुद पर जितनी ज़ोर से वार करती हूँ उतना ही पैसे बाहर गिर जाती है। जोर कोई जादू मटका है। कुछ दिन से मैं खुद को मार रही हूँ और उसमें से पैसे निकलते रहे हैं। अपनी पत्नी को देखकर हैरान था। मैं झूठ नहीं बोल रही थी, क्योंकि मैं खुद देख चुका था वह सब कैसे हो रहा था। मैंने 2 पल उस मटके के तरफ देखा और अपने एक हाथ से दूसरे हाथ पर जोर से वार किया। उस मटके में से कुछ नोट उड़कर बाहर गिर गए। मैं हंसने लगा कि ये तो हमारे हाथ खजाना लग गया है। पत्नी 1 हफ्ते से ये सब कुछ कर रही थी। उनके काफ़ी सारे पैसे जमा किए थे जो मुझे दिखाए। मेरी पत्नी ने कहा कि मुझे लगता है ये मटका उन्हीं लोगों का था जो हमारे घर में पहले रहते थे। अगले दिन मैं उस घर के रहने वालों के हवाले से कोई मालूमात हासिल करने अपने उसी दोस्त के पास गया तो उसने बताया कि उस घर में जो लोग रहते थे वे तकरीबन 30-40 साल से वापस नहीं आए, ना ही उनकी कोई औलाद घर में आई है। कहा जाता है कि वह यहाँ जो लोग रहते थे वह थोड़े पागल थे। वह अपने ही घर में मुर्दा हालत में मिलते थे। मैंने अपने दोस्त से कहा कि मैं उस घर में थोड़ी मरम्मत करवाना चाहता हूँ, तो उसने कहा कि ठीक है, तुम ऐसा कर सकती हो। उस घर के हवाले से अगर कोई पूछने आया तो वह गांव का पटवारी ही होगा, उसको कुछ दे कर चुप करवा देंगे। जो काम मेरी पत्नी 1 हफ्ते से कर रही थी वह मैंने भी करना शुरू कर दिया। हम लोगों ने इतने पैसे जमा कर लिए कि हमने उस घर के लिए कुछ सामान खरीदा और अपने बच्चों के लिए कपड़े, दूध और ज़रूरत की चीज़ें भी ले ली। हम दोनों की हालत बहुत बुरी हो गई थी। हमारे जिस्म पर जगह जगह जख्म लगते थे। हमें कुछ दिन आराम करने की ज़रूरत थी। मुझे खबर मिली कि गांव में कुश्ती हो रही है और वहां पर शहर का बहुत मशहूर पहलवान आ रहा है और जो भी उस पहलवान से लड़ेगा उसे बहुत बड़ी रकम दी जाएगी। मैंने अपनी पत्नी को कहा कि हमें वहां जाना चाहिए। उस पहलवान से लड़ाई करूंगा और मटका
दौलत से बढ़ता चला जाएगा। मैं उससे जीत नहीं सकता था, लेकिन अपनी हिम्मत के मुताबिक मार ज़रूर खा सकता था और इस तरह मुझे बहुत सारे पैसे मिल सकते थे। हम दंगल देखने गए और मैंने उस पहलवान को ललकार दिया कि मैं तुम्हारे साथ लड़ाई करूँगा। मुझे उस पहलवान ने बहुत मारा, मुझे उठा उठा कर ज़मीन में मारा। मेरी पत्नी लोगों के बीच बैठी थी और उसने मटके को एक काली बोरी में डाल कर रखा था। मेरी हालात इतनी बुरी हो गई कि मुझे लोग उठाकर घर तक छोड़ गए, पर मैं खुश था क्योंकि वह मटका पैसों से भर चुका था। रात मेरी बहुत बुरी गुजरी। मैं रात भर दर्द से करा रहा था। हम लोगों ने इरादा कर लिया कि अब हमारे पास इतने पैसे हैं कि हमें दोबारा ये काम करने की ज़रूरत नहीं है। हम उस मटके को रख देंगे और फिर कभी जब हमें ज़रूरत होगी तब हम उसे इस्तेमाल करेंगे। अब कुछ दिन हम सिर्फ आराम करेंगे और इस तरह की कोई हरकत नहीं करेंगे। हमने घर को किसी तरह ठीक करवा लिया था और अब घर की तरह लगने लगा था। मैंने गांव की पटवारी को इतने पैसे दे दिए थे कि उसने वह घर मेरे नाम लिख दिया था कि घर भी मेरा हो गया था। एक तांगा भी ले लिया जिसको मैंने ठेके पर दे दिया। उस टांगे से भी रोज़ की आमदनी आने लगी। उसके अलावा मैंने गांव में एक छोटी सी किराने की दुकान भी बना ली जिस पर मैं रोज़ बैठ जाता और वहां से भी कुछ आमदनी आ जाती। अब हमारे हालात अच्छे हो गए थे। सारा ख़ानदान हमारे बारे में बात कर रहा था कि उनकी तो अचानक से लगता है कि लॉटरी निकल आई है। किस्मत वाले थे, उनके बेटे बहुत किस्मत वाले हैं। भगवान ने 7 बेटे दिए तो उन 7 बेटों के लिए भी तो कुछ करना था। कहने को तो हमारे हालात ठीक जा रहे थे और अब हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी, लेकिन दौलत का नशा ऐसा नशा है कि जिसकी कोई हद नहीं है। हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम बार बार उस मटके को इस्तेमाल करते। हमारे पास बहुत दौलत आ गई थी। हमारे सारे छोटे छोटे ख्वाब जिनको हम कभी पूरा ना कर सकते थे, हम उसको अब पूरा कर चुके थे। लेकिन अब भी हमारा दिल नहीं भर रहा था। हम रोज़ एक दूसरे से कहते कि दोबारा उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, बस आखिरी है, लेकिन फिर अगले दिन हम उसको इस्तेमाल करते और दौलत जमा करके अपने पास रख रहे थे। हम पर ऐसा जुनून सवार हो गया था जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। एक दिन हमारे घर एक बूढ़ा आदमी आया। मैं उस दिन घर पर ही मौजूद था। जब मैं घर से बाहर दरवाजे खोलने आया तो मैं लंगड़ा रहा था और मेरे सर पर भी पट्टी लगी थी। मैं उसको घर के अंदर ले आया। उसने घर को देखना शुरू कर दिया कि आपने इस घर को काफ़ी सही करवाया है, पर आप यहाँ किस से पूछ कर रह रहे हैं। तो मैंने उसे सारी बात बता दी और कहा कि घर हम मजबूरी में इस्तेमाल किया था, लेकिन अब मैं उस घर को अपना नाम लिखवा चुका हूँ। अगर आपको ये घर वापस चाहते हो तो आपको मेरे साथ एक केस लड़ना होगा, और आप जानते हो कि हमारे मुल्क में इस तरह के केस 20-40 साल तक रहते हैं। आप उस घर को भूल जाएं। तो वह आदमी हंस और मैं उस पर हैरान रह गया। उसने कहा कि मैं उस घर को मुफ्त में भी दोबारा इस्तेमाल करने के लिए ना लूं तो उसके लिए केस लड़ना तो दूर की बात है। उस घर में मेरी कोई भी अच्छी याद नहीं है। मैं बस यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने महसूस किया कि उस घर में शायद कोई रह रहा है, इसलिए मैं देखने चला आया। बात करते करते उसकी नज़र उस मिट्टी के मटके पर पड़ गई और हैरान परेशान रह गया। वह आदमी अपनी जगह से खड़ा हो गया और हम दोनों को अजीब नज़रों से देखने लगा। मेरी पत्नी चाय लेकर आ रही थी। वह भी हैरान हो गई कि ये आदमी इस तरह से क्यों देख रहा है। तुम लोगों को कहाँ से मिला? क्या तुम लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हो और कितने दिन से इसको इस्तेमाल कर रहे हो? हम उस आदमी के सामने बिल्कुल अनजान बनने की कोशिश की और कहा कि आप क्या बात कर रहे हैं, ये तो एक आम मिट्टी का मटका है जिसे हम पानी डालने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इस आदमी ने कहा कि ये कोई आम मटका नहीं है, बल्कि एक जादुई मटका है जो मेरे सारे ख़ानदान को निकल गया था। ये सुनकर हम हैरान रह गए।
उसने बताया कि मैं और मेरा सारा ख़ानदान इसी घर में रहता था। मेरे 2 बेटे थे, उनकी बीवियाँ भी थी, मेरी बीवी थी, मेरे पोते पोती थे। हम ये मटका हमारी ज़मीन में दबा हुआ मिला था। फिर हमें मालूम हुआ कि ये एक जादुई मटका है, जिसके सामने खुद को तकलीफ़ पहुंचाओगे तो ये उस तकलीफ़ के मुताबिक तुमको रकम देता है। हम लोग भी बहुत गरीब थे, पर उस मटके की मदद से अमीर हो गए। ये घर जितना बड़ा तुम लोग देख रहे हो, ये बड़ा घर नहीं था, बल्कि मिट्टी का एक झोपड़ी की सूरत में हमने यहाँ बनाया था। लेकिन फिर हमारे पास तो दौलत आने लगी और हमने उसे एक घर की शक्ल दे दी और बाहर के आसपास की सारी ज़मीनें भी हमने खरीद ली और उस पर काश्तकारी करने लगे। सभी अपने आप को तकलीफ़ पहुंचाकर उसमें से रोज़ दौलत निकाल लेते। लेकिन फिर मेरे बेटों में उस मटके को लेकर फूट पड़ गई। मेरे घर में लड़ाइयाँ करने लगा। बीमारियों ने हमारे घर को देख लिया, लेकिन उन बीमारियों से बचने के लिए पैसों की ज़रूरत थी और पैसे हासिल करने के लिए खुद को तकलीफ़ देनी पड़ती थी। हम सब लोग बहुत बीमार हो गए, जख्मी रहने लगे। हमारी हालत ऐसी हो गई कि जैसे हम इंसान नहीं बल्कि चलती फिरती जिंदा लाशें हैं। जिस्मों पर जख्म जो पहले ठीक ना होते और फिर हम दोबारा उस जख्म को बना लेते। इसके पीछे मेरे दोनों बेटों ने आपस में लड़ाइयाँ की और एक दूसरे को जान से मार डाला। मेरी बहू विधवा हो गई, उनके बच्चे यतीम। मेरी पत्नी अपने दोनों बच्चों की मौत देखकर पागल सी हो गई। मेरी बहू मैं अपने बच्चे लेकर अपने घर चली गई, वापस लौट कर नहीं आई और मैं अपनी पत्नी को लेकर उस घर को छोड़कर यहाँ से चला गया। मैंने उसके मटके को इसी तरह मिट्टी में दबा दिया जहाँ से ये मिलता था। इस बात को भी 15 से 20 साल हो गए हैं। मेरी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं है। मैं अपनी एक बेटी के घर रहता हूँ। ये मटका आपको दौलत तो देता है, लेकिन आपको इस दौलत को हासिल करने के लिए एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। ये एक मालिक की तलाश में होता है और उस मालिक को दौलत के लिए इतना पागल बना देता है कि वह खुद ही अपनी ही जान ले लेता है और फिर किसी और मालिक की तलाश में निकल जाता है और ये किसी न किसी तरह मिल ही जाता है, जैसे पहले हमें मिला था और अब तुम लोगों को मिल गया है। इस आदमी ने हमारे बेटे की तरफ देखा तो उसने कहा कि तुम लोग क्यों अपनी ज़िंदगी बर्बाद करते हो? तुम लोग को भगवान ने इतने प्यारे बच्चे दिए हैं, अभी तुम लोग जवान हो। उस मटके को वापस ज़मीन में दबा दो, उसको तोड़ा नहीं जा सकता। तुम लोगों ने शायद उसको तोड़ने की कोशिश भी ना की होगी कि तुम ऐसा सोच भी नहीं सकते, लेकिन मैंने उसको तोड़ने की बहुत कोशिश की थी, पर मैं उसको तोड़ नहीं सकता था। उसका यही हाल है कि उसको दबा दिया जाए। हमने एक दूसरे की तरफ देखा और सोचा कि वाकई हम खुद के साथ क्या कर रहे थे। अगर कल को हमने कुछ और हो जाता तो हमारे इन बच्चों का क्या होता? हम लोगों की हालत बिल्कुल मरीजों जैसी हो गई थी, जो बेशक अपने कदमों पर चल रही थी। तुम लोग उस घर में रह रहे हो, मुझे ये घर नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे पास तो वैसे भी सब कुछ है। उस घर में ही रहो। तुम लोगों ने अपना कोई कारोबार बनाना है तो वह भी बनाओ, लेकिन सब मटके को दोबारा वापस दबा दो। वह आदमी हमें समझाकर चला गया और मैंने उस मटके को उठाया कि मैं उसे वापस दबा दूंगा, लेकिन मेरी पत्नी ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे रोक दिया। मैं हैरान परेशान रह गया कि क्या ये अभी भी यही सब करना चाहती है। तो उसने कहा कि उसको यहाँ नहीं बल्कि कहीं बहुत दूर दबा कर आएंगे, नहीं तो फिर उसकी तलाश में दोबारा निकल पड़ेंगे। और वह ठीक कह रही थी कि उसे कहीं बहुत दूर दबाना चाहिए था। मैंने ऐसा ही किया। उस मटके को बहुत दूर ले गया और बहुत दूर गहराई के अंदर उसको दबा कर आ गया। अब हमारे पास किराने की दुकान भी है, एक सवारी भी है और भगवान के दिए खूबसूरत बेटे भी हैं। हमारे लिए हमारी औलाद ही हमारी दौलत है। तो धन्यवाद दोस्तों, स्वस्थ रहें, खुश रहें। लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।